नमस्कार, स्वागत है आपका बीपीएससी यूपीएससी के मेंस की तैयारी हेतु एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी यानी इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और इससे पहले ये भारतीय प्रतिरक्षा प्रणाली का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने भारतीय प्रतिरक्षा प्रणाली, भारत की रक्षा नीति और भारत का जो रक्षा कार्यक्रम है उसके बारे में हमने बताया था। आज हम समझेंगे कि भारतीय प्रतिरक्षा की जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो किस प्रकार से है। तो पहला वीडियो भी आप लोग देखना ना भूलेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो बताया था उसका थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपके सामने रख देता हूं। उसके बाद आज हम चलेंगे भारतीय प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी पर। तो ये है आपका भारतीय प्रतिरक्षा प्रणाली पर पहला वीडियो का ओवरव्यू, जो कि मैं इससे पूर्व कर चुका हूं और आप लोगों ने देखा भी होगा। जो नहीं देखे हैं उनको देख लेंगे। तो ये भारतीय प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में हमने चर्चा किया था और इसके बताए गए थे कि ये भारत का रक्षा मंत्रालय है, इनके 4 विभाग हैं। इसके अंतर्गत भारत की रक्षा नीति आती है और इसके तहत हमने बताया था कि भारतीय रक्षा कार्यक्रम जो है उसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, और IEWP इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वार प्रोग्राम, और NBC न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स प्रोग्राम। तो ये 3 भाग थे जिनमें हम लोग पहला भाग जो है IGMDP इसके हम लोग कर लिए थे। और इसमें बेसिकली क्या है, जो गाइडेड मिसाइल हैं, भारत का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके बारे में हमने जाना था। तो भारत का मिसाइल प्रोग्राम में हम भारतीय जो प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम है इसके आधार पर मिसाइलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। 4-5 प्रकार से मिसाइलों का वर्गीकरण किया गया है और काफ़ी कुछ मिसाइल के बारे में, जैसे ये पृथ्वी मिसाइल है, ये अग्नि मिसाइल है, ये त्रिशूल है, ये सूर्य मिसाइल है, ये ब्रह्मोस मिसाइल है, ये निर्भय मिसाइल है, शौर्य मिसाइल है, प्रहार है, और ये सागरिका मिसाइल है। इन सब के बारे में जानने के बाद अब हम चलेंगे, जो हमारा अगला जो कार्यक्रम होगा इस डिफेंस प्रणाली का, भारतीय प्रतिरक्षा प्रणाली का दूसरा वीडियो, दूसरा सेगमेंट, उस पर हम चलते हैं। तो आइए, इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये किस प्रकार से प्रतिरक्षा के क्षेत्र में जो भी साजो सामान सैनिकों हेतु बनते हैं तो उसकी क्या स्थिति है, एक उस पर हम ओवरव्यू डालेंगे और इस पूरे टॉपिक को हम पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद जो भी बेसिक बुक्स हैं उसमें हम देखेंगे और देखकर समझेंगे कि भारतीय प्रतिरक्षा प्रणाली में के अंतर्गत जो भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी है उसके अंतर्गत क्या क्या किया जा रहा है। तो आइए, तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि किसी भी देश की अपनी जो भौगोलिक सुरक्षा होती है, जो सीमाओं की सुरक्षा होती है, और जो राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा सामरिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए जो उपाय होते हैं, तो वो उसकी किसी भी देश की आधारभूत प्राथमिकता में निहित होता है। भारतीय सेना को भी, भारतीय सेना पर भी इस चीज़ का भार दिया गया है कि वह भारत की सीमा की सुरक्षा करें, भारत की अखंडता की सुरक्षा करें और भारत का पूरे विश्व के साथ साथ क्षेत्रीय स्तर पर सामरिक संतुलन कायम करें और रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता कायम हो। और इस उद्देश्य से भारतीय सेना को किसी भी आक्रमण का सामना करने हेतु जो मजबूती प्रदान किया जाना है, उसके लिए सैन्य उपकरणों एवं हथियारों से सुसज्जित करना मुख्य उद्देश्य है। और इसके अंतर्गत अगर भारतीय सेना मजबूती से और सारे सैन्य उपकरण से सुसज्जित रहेगी तो उससे क्या होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में शांति को बढ़ावा मिलेगा। आत्मरक्षा जो भारत की नीति है, आत्मरक्षा के लिए विशेष उपक्रम होगा। कोई भी देश जब आक्रमण करेगा तो उसका हम माकूल जवाब दे सकते हैं, आत्मनिर्भर होंगे, उस समय हमें विदेशी सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्षेत्रीय और सामरिक संतुलन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि विश्व का जिस प्रकार से हथियारबंदी की होड़ है और भारत की जो भौगोलिक स्थिति है दक्षिण एशिया में, उत्तर में चीन और पाकिस्तान जैसे 2 ऐसे देश हैं जिनके बीच में हम घिरे हैं, तो क्षेत्रीय और सामरिक संतुलन के लिए यह जरूरी है कि भारतीय सेना मजबूत स्थिति में रहे। और मजबूत स्थिति के लिए यह जरूरी है कि भारतीय सेना को हर वो साजो सामान
साजो सम्मान, हथियार, उपकरण और तमाम सारे आधुनिक विश्व में जो आविष्कार, इनोवेशन हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को उपलब्ध कराया जाए ताकि भारतीय सेना ज़रूरत पड़ने पर इनकी मारक क्षमता अधिक हो और ये जो है अच्छी ढंग से भारत की रक्षा कर सके। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो रक्षा प्रौद्योगिकी है उसको बढ़ावा दिया जाना। तो भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है, इसकी एक वानगी हम लोग देख सकते हैं। तो जैसा कि देखते हैं 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही जो अत्याधुनिक हथियारों एवं रक्षा उपकरणों के आविष्कार ने जो रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो क्रांति लाया पूरा समूची दुनिया में, इससे क्या हुआ कि रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात हुआ। हम प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो उस समय जो रक्षा प्रौद्योगिकी का विकास हुआ और नए नए हथियारों का आविष्कार हुआ, जो आज तक निरंतर उससे भी अधिक तेज गति के साथ जारी है। और आज हथियारों की इस होड़बंदी में देखें तो कई तरह के मिसाइल से लेके जैविक, रासायनिक और परमाणु हथियार तक कई देशों ने विकसित किया है, जिसके कारण भारतीय सेना को भी उस प्रकार की कवायद करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम प्रारंभिक युद्ध की बात करें, प्राचीन काल में जो युद्ध होता था, तो उस प्रकार के अब युद्ध नहीं होते हैं। अब युद्ध जो है वो इस प्रकार के युद्ध होंगे कि आसमान, ज़मीन, अंतरिक्ष और कंप्यूटर के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार से लड़े जाएंगे कि उसका एक बिल्कुल हैरत अंगेज जो स्वरूप होगा वो सामने होगा अगर आज के परिप्रेक्ष्य में युद्ध होता है। तो इसी क्रम में जो रक्षा प्रौद्योगिकी है, तो रक्षा प्रौद्योगिकी का जो विकसित स्वरूप है, तो उसमें हम देखें तो क्रांति का जो सूत्रपात हुआ तो व्यापक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स का उसमें उपयोग प्रारंभ हुआ। कंप्यूटर से लेके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक का इसमें उपयोग लिया जाने लगा। कंप्यूटर का व्यापक स्तर पर प्रोग्राम हुआ। कंप्यूटर हर जो लड़ाकू विमान से लेके मिसाइल हैं उसमें कंप्यूटर आधारित टेक्नोलॉजी का समावेश किया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नवीनतम आविष्कारों का उसमें समावेश किया गया। इसके अतिरिक्त जो बार गेमिंग प्रोग्राम है, युद्धावास, कंप्यूटर पर बहुत सारे युद्धावास, युद्ध का अभ्यास जो है वो होने लगे। उपग्रह का प्रयोग किया जाने लगा। उपग्रह सैटेलाइट के माध्यम से अब बहुत सारे मिसाइल इस प्रकार से बनने लगे हैं कि उसको उपग्रह के तौर पर वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के रेंज से बाहर जाके और पुनः जो है वो अपने टारगेट पर अटैक करता है। उसी प्रकार देखें तो कई सारे नवीनतम हथियार जिसका कि विकास प्रत्येक देश इसलिए करना चाहता है ताकि वो सामरिक और सैनिक शक्ति उसकी मजबूत हो। तो उसमें सबसे बड़ा नाभिकीय हथियार है। तो नाभिकीय हथियार की होड़बंदी पूरे देश विदेश में है, परंतु क्या है कि कुछ देशों को परमाणु बम बनाने में सफलता प्राप्त हुई है, जिनमें से भारत भी एक है। उसके बाद जैविकीय हथियार, ये जैविकीय और रासायनिक हथियार है। परमाणु जो एटॉमिक वेपन्स हैं उसके अपेक्षा काफ़ी सस्ते और सहज रूप में बन सकता है। तो ये कुल मिला के न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स एक नया प्रोग्राम है और भारत का रक्षा प्रौद्योगिकी भी इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके अलावा अगर हम रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति की बात करें तो उसमें व्यापक स्तर पर रेडियो तकनीक का प्रयोग होने लगा है। जीपीएस का तकनीक का प्रयोग होने लगा है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का, और इस आधार पर भारत ने अपना एक स्वदेशी जीपीएस भी बनाया है, IRNSS। तो उसके बाद टेलीकॉम उपग्रह को देखें तो टेलीकॉम उपग्रह का भी प्रयोग व्यापक स्तर पर हो रहा है। इसके अलावा हम देखें तो रोबोटिक्स, जो रोबोट है, तो रोबोट की अगर हम बात करें तो आप एक रजनीकांत का फिल्म आया था रोबोट, उसको देखे होंगे। तो रोबोट का जो उसमें जिस तरह का प्रयोग दिखाया गया, किस तरह से रोबोट को भारतीय सेना के लिए तैयार किया गया था, परंतु वह एक षड्यंत्र का शिकार हो जाता है जिसके कारण गलत चिप के वजह से वो जस्ट रिवर्स काम करने लगता है। तो यह एक साइंस फिक्सन है, और अगर यह रोबोटिक्स का व्यापक स्तर पर भारतीय सेना में प्रयोग हो गया तो फाइनली वह दिन दूर नहीं है जब सेना के तौर पर रोबोट जो है लड़ाई के मैदान में आएंगे। तो रोबोटिक्स का भी बहुत व्यापक संभावना है रक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि, यह बिल्कुल मानव बुद्धि के समान होता है, जो जिसके पास की अपना सोचने समझने का क्षमता होता है। इसका भी रक्षा प्रौद्योगिकी में व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय सेना में भी इसका व्यापक स्तर पर प्रयोग किए जाने की बात है। इसके अलावा अगर हम देखें बिग डाटा, तो बिग डाटा
एक बहुत बड़ा डाटा है, और बड़ा डाटा में बहुत सारे जो दुनिया की तमाम सारी चीज़ें हैं जो हमें आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध है। लाखों करोड़ों डाटा के बीच उसको एनालिसिस करने की यह नवीनतम तकनीक है, जिसको कि डाटा के माध्यम से हम दुश्मन देशों की नज़र की, उसकी गतिविधियों पर नज़र रख सकते हैं, और तमाम सारे जो हमारा रक्षा कार्यक्रम है इसके माध्यम से हम संपादन कर सकते हैं। ये हमें सहयोग कर सकता है। तो बिग डाटा का भी प्रयोग बढ़ रहा है। अब है कि ये तमाम सारे जो रक्षा क्रांति के अंतर्गत ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर उपग्रह, NBC रेडियो तकनीक, GPS टेलीकॉम उपग्रह, रोबोटिक्स, AI और बिग डाटा वगैरह का जो उपयोग किया जाना है, तो कहाँ किया जाना है? तो वास्तव में ये अलग से नहीं, बल्कि जो भी हमारे हथियार हैं या सैनिकों के लिए जो रक्षा उपकरण है उसके साथ इनको समायोजित किए जाने की बात है। जैसे कि रडार, तो रडार ले लीजिए। रडार क्या है? तो रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेजिंग, यह क्या काम करता है? तो यह लड़ाकू विमानों को लोकेट करता है, खोजता है, पता लगाता है रडार से। उसी प्रकार अगर सोनार की बात करें तो सोनार क्या है? साउंड डिटेक्टिंग एंड रेजिंग। ये क्या है कि पानी में छुपे हुए पनडुब्बी और जलपोतों का पता लगाती है। तो इन दोनों को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज या उपग्रह के माध्यम से इसको और भी अधिक शक्तिशाली बनाए जाने का कार्य चल रहा है। इसके अलावा अगर हम मिसाइल की बात करें तो एक से एक बढ़कर मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि जो MTCR था, एक समय था 1983 में जब मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा, इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, और APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में जब प्रारंभ किया गया था तो दुनिया के तमाम देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाया, और भारत को किसी भी प्रकार का मिसाइल टेक्नोलॉजी हस्तांतरण नहीं करने के लिए एक संगठन बना था MTCR, और वो MTCR 43 देशों का संगठन है। आज स्थिति ऐसा है कि भारत इस मिसाइल टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ चुका है, कई मिसाइलों के मामले में ये जो तमाम सारे विकसित देश हैं, अमेरिका, रूस, चाइना, उसमें तीसरे और किसी में 5वें नंबर पर आ चुका है। तो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी हम इन सभी जो रक्षा प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद फाइटर प्लेन भी कई तरह के होते हैं। आज कई सारे ऐसे फाइटर प्लेन हैं जो पायलट रहित है, जिसमें पायलट नहीं होता है, उसको रिमोट से ऑपरेट किया जाता है। तो उस प्रकार के फाइटर प्लेन में फिर जो युद्धपोत क्या होता है कि पानी में एक विशाल पोत होता है, पानी का जहाज होता है, और उसमें तमाम सारे सैन्य उपकरण लगे रहते हैं, और यह ठीक जो है समुद्र में चारों तरफ से समुद्री जो क्षेत्र है उसकी रक्षा करती है। तो युद्धपोत में भी इन तमाम सारे उपकरणों को लगाया जा सकता है। फिर टारपीडो क्या है? यह भी एक विशेष प्रकार का पनडुब्बी है जिससे कि हमला किया जाता है और पानी के जहाज या फिर दुश्मन देशों की पनडुब्बी को डुबाया जाता है। फिर यह भी पनडुब्बी है। पनडुब्बी टारपीडो एक ही चीज़ है। अंतर है कि टारपीडो जो है एक प्रकार की मारक क्षमता वाला होता है, और पनडुब्बी का विशेष और कई प्रकार के कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा टैंक है, जैसे अर्जुन टैंक, भीष्म टैंक, कई प्रकार के टैंक हैं। तो इन सब जो रक्षा सामग्री है, जो रक्षा प्रसाधन है, तो इसके साथ इन सारे जो डिफेंस टेक्नोलॉजी के जो उपक्रम है इसको जो है समायोजित करके और रक्षा क्षेत्र में भारतीय सेना को काफ़ी मजबूती प्रदान किए जाने का कार्य चल रहा है। अब अगर हम बात करें कि भाई आज अगर युद्ध होता है तो किस प्रकार के युद्ध होंगे, जो हम प्राचीन काल में रामायण महाभारत से लेके या पुराने राजा महाराजाओं का जो युद्ध देखते थे, दोनों तरफ से सेनाएं आकर भिड़ंत होती थी और युद्ध लड़े जाते थे, आज उस प्रकार का युद्ध की कल्पना नहीं की जा सकती है। और इस संबंध में एक लैंडफोर्ड की किताब है, उसका नाम है वार इन 2080 द फ्यूचर ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी। इस पुस्तक में यह लिखा गया है, लैंडफोर्ड द्वारा लिखा गया है कि अगर 2080 में युद्ध हो तो उस समय किस प्रकार की तकनीकी का उपयोग होगा। तो इस पुस्तक में इस प्रकार से जिक्र किया गया है कि मानव का कोई भी उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगा और युद्ध इस प्रकार से लड़े जाएंगे, तमाम सारे उपकरण उसमें लड़ेंगे, और जो कि धरती, आकाश, पाताल से लेकर ब्रह्मांड में भी उस प्रकार का युद्ध होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम किसी दुश्मन देश के जो सैटेलाइट हैं, जिस पर कि पूरा उसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी निर्भर करता है, उस सैटेलाइट को ही अगर हम नष्ट कर दें तो वो दुश्मन देश बिना उसका किसी एक आदमी को का खून बहाए वो घुटने टेक सकता है। तो इस प्रकार की युद्ध होगी जिसकी की अभी कल्पना नहीं की जा सकती है। और उसी प्रक्रम में हाँ, जो भी तमाम देशों में रक्षा प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है तो भारतीय सेना भी कर रहा है। तो अगर हम देखें तो उस प्रकार से जो अगर आज के ज़माने में युद्ध होता है तो आधुनिकतम युद्धक तकनीक क्या क्या होगी,
तो इसमें पायलट रहित विमान होगा, क्योंकि लड़ाकू विमान से कहीं बम वगैरह गिराना हो तो एक बड़ा जोखिम रहता है कि एक सैनिक वहाँ हम खो सकते हैं। पायलट रहित विमान में ये संभावना नहीं रहेगा। दूसरी है लेज़र टेक्नोलॉजी, जो लेज़र रे है उसके माध्यम से कई प्रकार का तकनीकी का विकास किया जा रहा है, चाहे वो वेपन्स लोकेटिंग में हो या फिर कई प्रकार की सामग्रियों को काटने जोड़ने संबंधित। इसके बाद देखिए नाइट विजन टेक्नोलॉजी। नाइट विजन टेक्नोलॉजी क्या है? तो रात के स्याह अंधेरे में देखने के लिए, और इसको जो है टैंक या फिर राइफल के साथ संयुक्त करके इसको चलाया जाता है, जिसके माध्यम से ये नाइट विजन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी भी हथियार की मारक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। इसके बाद क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी। क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार से हमने पिछले स्लाइड में बताया है। क्रूज मिसाइल क्या होता है? तो यह एक प्रकार का वैसा मिसाइल होता है जो एक बार दाग देने के बाद आप भूल जाइए इस मिसाइल को, और लक्ष्य चाहे कितना भी अपना स्थान परिवर्तन क्यों ना करता रहा, जो टारगेट इसको दिया गया ये ढूंढ कर उस टारगेट को मारेगा। तो क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी आज के समय में काफ़ी जो है उपयोगी और व्यापक तकनीकी है, जिसका प्रयोग भारत कर रहा है। कई सारे मिसाइल की अगर बात करें, जैसे कि निर्भय हो गया या ब्रह्मोस हो गया, ये सब क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। इसके अलावा देखिए हल्का युद्धक विमान, जो काफ़ी कम वजन का विमान हो और छोटे हेलीपैड जैसे एयरपोर्ट एयरबेस से भी उड़ान भर सकता है, और उस क्रम में भारत ने LCA बनाया है। LCA इसका नाम तेजस दिया गया है, और इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये भी हल्का युद्धक विमान बनाए जाने की बात चल रही है, जो किसी भी परिस्थितियों में किसी भी मौसम में और कहीं से भी उड़ान भर सकती है। उसके बाद एक है कंप्यूटर युद्धाभ्यास। कंप्यूटर युद्धाभ्यास में क्या होता है कि अगर युद्ध का जो प्रैक्टिस करना है, तो युद्ध का प्रैक्टिस के लिए तमाम सारे गोला बारूद हथियार और सैनिकों की उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसके वजह से काफ़ी सारे खर्च उसके बढ़ जाते हैं और सैनिक के हताहत होने की भी संभावना रहती है। तो इसको जो है कंप्यूटर एक वारगेमिंग प्रोग्राम है, इसके माध्यम से कंप्यूटर पर भी युद्धाभ्यास किया जा सकता है। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धि की तकनीक का प्रयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में हम पीछे चर्चा किए हैं। उसके बाद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल वेपन्स और केमिकल वेपन्स। तो ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स के अलावे जो न्यूक्लियर जो नाभिकीय तकनीक है उसका इस्तेमाल और भी सेना के कई क्षेत्रों में किया जाता है। कई प्रकार के इलाज में, थेरेपी में भी इसका इलाज किया जाता है। पानी को शुद्ध करने से लेकर तमाम सारी चीज़ों में इसका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी मैंने पिछले स्लाइड में काफ़ी विस्तार से चर्चा किया है। ये क्या होता है? तो वास्तव में ये है BMD। BMD का मतलब हुआ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का मतलब क्या है कि जब कोई देश मिसाइल पहले बनाया था, आज से अगर हम 25-30 वर्ष पहले की बात करें तो बहुत बड़ी बात थी, और आज क्या है कि सभी देशों के पास मिसाइल है। तो अगर कोई देश, कोई दुश्मन देश अगर हमारे ऊपर मिसाइल से प्रहार करता है, तो उससे बचने के लिए एक इंटरसेप्टर मिसाइल बनाया गया। यही इंटरसेप्टर मिसाइल जो कि दुश्मन देश के मिसाइलों के प्रभाव को कम करेगा और उसको मार कर कहीं भी समुद्र में या ऊपर में ही नष्ट कर देगा और उसको टारगेट तक आने नहीं देगा। तो इस प्रकार के BMD जो है इंटरसेप्टर मिसाइल टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत ने भी इसमें प्रवेश किया, और इसके अंतर्गत PDV नामक एक मिसाइल बनाया है, जो कि किसी भी मिसाइल को अगर भारत की ओर टेकअप होता है तो उसको वो रास्ते में ही मार के गिरा देने की क्षमता रखता है। होता यह है कि अगर कोई मिसाइल टेकअप हुआ तो हवा की हलचल को भांप कर ये BMD मिसाइल स्वतः टेकअप हो जाता है और उसको कहीं भी रास्ते में ही उसको मार के उसको नष्ट कर देगा। तो PDV, भारत का PDV जो है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल है, इसका निर्माण किया गया है, जो इस प्रकार का इंटरसेप्टर मिसाइल है, दुश्मन देश के मिसाइलों के प्रहार को कम करेगा। उसके बाद स्पेस क्राफ्ट टेक्नोलॉजी है, जो अंतरिक्ष में भी हमारे पास अब जो तमाम सारे जो रक्षा उपकरण हैं उनको चलाने के लिए या फिर बहुत तरह के निगरानी तंत्र विकसित करने के लिए स्पेस क्राफ्ट टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा कई सारे गुप्त तकनीक है। गुप्त तकनीक बहुत सारे हैं, उनमें से एक AMV है। यह है एरियल माइक्रो व्हीकल। ये नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका आविष्कार किया जा रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह एक ऐसा टेक्निक होगा कि सेना के तौर पर छोटे छोटे मक्खी जैसे छोटे जीव जो है काम करेंगे, और ये
किसी देश को भनक भी नहीं लगेगा और उसकी अंदर जो है, उसकी बाउंड्री के अंदर, उनकी सीमा के अंदर इसको प्रवेश कराया जा सकता है। और ये अपने साथ हथियार भी ले जाएंगे, छोटे छोटे सुई के माफिक हथियार रहेगा, और ये किसी भी स्थान पर, किसी सैन्य बेस अड्डे में बिल्कुल गुप्त रूप से मक्खियों की तरह झुंड में जाकर और हमला करेगा, पलक झपकते हमला करेगा, उस देश को पता भी नहीं चलेगा किधर से हमला हुआ है, और हजारों के हजार सैनिक उसके मारे चले जाएंगे। तो ये सब जो है गुप्त तकनीक है जिसका प्रयोग आज हो रहा है, और भारत भी इसमें कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। अब बात करते हैं कि ये तमाम सारे जो टेक्नोलॉजी है तो वो कैसे भारत कर रहा है, इनके लिए कौन सा संस्थान है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब चीज़ों के लिए काम कर रहा है। तो मैंने पहले स्लाइड में भी चर्चा किया था कि भारत का जो रक्षा मंत्रालय है उसमें एक महत्वपूर्ण विभाग है DRDD, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और इसी के अंतर्गत जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है हथियारों को बनाने के लिए और तमाम सारे भारतीय सेना को सैन्य उपकरणों से सुसज्जित होने के लिए, अब वो है DRDO। तो DRDO की हम चर्चा करेंगे। DRDO का क्या मतलब हुआ? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सब लोगों ने नाम सुना होगा। और इसका जो वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, मतलब विज्ञान से हमारी ताकत बढ़ती है। तो DRDO का भी यही काम है, विज्ञान के सहारे से भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाना। अब कैसे बढ़ाती है तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि DRDO का गठन कब हुआ था। DRDO का गठन हुआ था 1958 में, और इसके पूर्ववर्ती संस्था की अगर बात करें तो डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन करके एक संस्था थी, रक्षा विज्ञान संगठन, और कई और अन्य उच्चतर शोध संस्थानों को जो रक्षा के क्षेत्र में शोध संस्थान कर रहे थे, उन सबों को एकीकृत करके DRDO को बनाया गया। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली है, और इसके जो वर्तमान चेयरमैन है तो जी सतीश रेड्डी इनके वर्तमान चेयरमैन है। परंतु जब 1958 में DRDO का गठन हुआ था तो उस समय इसके प्रथम जो चेयरमैन थे वो DS कोठारी थे। DS कोठारी को प्रथम चेयरमैन बनाया गया था, और DRDO का गठन इन्हीं के निर्देशन में हुआ था। अब जो है DRDO कैसे काम करती है, तो DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, और पूरे देश में इसके 60 से भी अधिक लेबोरेटरी और HR इंस्टीट्यूशन और अदर इंस्टीट्यूशन फैले हुए हैं देश के विभिन्न शहरों में, जैसे हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली, कानपुर, पुणे, गुवाहाटी, शिलोंग, शिमला, ऐसे स्थानों में DRDO के 60 से अधिक जो सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है वो फैले हुए हैं। तो उनमें से अगर हम देखें पूरा नेशन वाइड तो 46 लेबोरेटरीज है और 3 HR इंस्टीट्यूट हैं। लेबोरेटरी में उपकरणों का निर्माण किया जाता है और उसका जो है प्रयोग किया जाता है, उसका टेस्टिंग किया जाता है। HR इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है साइंटिस्ट के लिए और इनके जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 10 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, इनके माध्यम से जो भी वहाँ की तकनीकी है उसको इन्हेंस किया जाता है। तो इस प्रकार से 60 से अधिक प्रयोगशालाओं के साथ DRDO, और अगर इनके साथ और सहयोगी संगठनों की बात करें तो पूरे देश में 39 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। 39 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का काम रहता है जो सैनिक के लिए गोला बारूद, बम, पिस्तौल, राइफल जो बनाया जाता है तो वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के माध्यम से बनाया जाता है। तो देश भर में 39 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। इसके अलावे भारत सरकार की 9 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, इसके बारे में हम अगले स्लाइड में जिक्र करेंगे कि भारत सरकार की 9 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां DRDO के साथ मिलकर और भारतीय सेना के लिए नवीनतम आविष्कारों के साथ दुनिया के साथ कदम मिलाते हुए और इसका निर्माण कर रही है ताकि भारतीय सेना को एक मजबूती मिल सके। अब उद्देश्य क्या है? DRDO का मुख्य उद्देश्य जो है तो रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत का सशक्तिकरण, मतलब जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी अपने देश में है उसमें भारत को सशक्त किया जा सके, ये DRDO का लक्ष्य है। हालांकि उस लक्ष्य से थोड़ा हम पीछे हैं, आज भी हमें बहुत सारे सैन्य उपकरण और साजो सामान विदेशों से खरीदना पड़ता है, परंतु DRDO का इस संदर्भ में बहुत अहम भूमिका है कि वो लगातार एक से एक उपकरण, सैन्य उपकरण और लड़ाकू विमान से लेकर मिसाइल बनाकर और भारतीय सेना को सैन्य उपकरणों से सुसज्जित कर रही है। तो सशक्तिकरण है। दूसरा है स्वावलंबन, मतलब कि भारतीय सेना के लिए खुद जो है भारत अपने ही देश में स्वदेशी तकनीक से इसका निर्माण किया जा सके। जो भी निर्माण होगा वो स्वदेशीकरण
मतलब जो भी उपकरण हो उसका जो है स्वदेशी तकनीक से निर्माण किया जाए। फिर नवाचार, लगातार जो है इनोवेशन को बढ़ाया जाना और आधुनिकीकरण, ये DRDO का उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे DRDO के बारे में, कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए ये DRDO प्लस मतलब हुआ कि DRDO और उसके जो भी सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इसके सहयोगी और अनुषांगिक संगठन है, तो वो मिलकर भारत के तीनों सेनाओं के लिए सुई से लेके लड़ाकू विमान, उनके कपड़े से लेके जूते, उनके खाने पीने की सामग्री का निर्माण कर रही है। एक दो हम वानगी बताएंगे, जैसे कि अगर गंदे पानी से गंदे कहीं पर पानी बह रहा है और वो पानी भी अगर पीना है तो एक ऐसे पाइप का निर्माण किया गया कि शुद्ध जो है RO वाटर फिल्टर होके भारतीय सेना को मिलेगा। अगर पहाड़ पर युद्ध करने जा रहे हैं तो एक टैबलेट जैसा खाने की खाद्य सामग्री बनी है, जिसको कि अगर हम पानी में भिगो देंगे तो एक बड़ा ब्रेड के टाइप का शक्ल हो जाएगा। और इसके अलावे लगभग 1.25 kg का, मतलब 1.25 kg का एक ऐसा खाद्य फूड पैकेट तैयार किया गया है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, चाय, कॉफ़ी, सारा चीज़ रहते हुए भारतीय सेना एक पैकेट को लेकर, 1-2 पैकेट लेकर 1-2 दिन तक बिना किसी रसोई के, बिना कोई किचन के उसका काम चला सकती है। तो ये तमाम सारे DRDO और उसकी अनुषांगिक कंपनियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए DRDO का लोगो है, डिफेंस R&D ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करती है। और इसका जो वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, कभी ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। और ये इसका मुख्य जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक है DRDL, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज, ये हैदराबाद में है। और ये मिसाइलों का निर्माण, भारत में जितने भी मिसाइल का निर्माण हुआ है तो इसी हैदराबाद के DRDL के लेबोरेटरी में निर्माण हुआ है। और ये कुछ भारत की सार्वजनिक कंपनियों के साथ मिलकर, जैसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड कंपनी है, उनके साथ मिलकर मिसाइलों का निर्माण करती है। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जिसकी संख्या 39 है, मैंने पीछे भी बताया है। तो इसका काम क्या है? गोला, बारूद, विस्फोटक, हथियार, वाहन, रक्षा उपकरण एवं कलपुर्जे, बख्तरबंद वाहन, सैनिकों के लिए कपड़े, जूता से लेके तमाम सारे जो सैन्य सामग्री है, इसका निर्माण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के माध्यम से किया जाता है। और इसके अलावे भारत सरकार की जो 9 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, वो DRDO के साथ मिलकर युद्धपोत, लड़ाकू विमान, पनडुब्बी, टैंक, हेलीकॉप्टर, मिसाइल और युद्धपोत आदि का निर्माण कर रही है। इन 9 सार्वजनिक कंपनियों का भी हम एक नज़र देख लेते हैं। तो यहाँ पर 9 सार्वजनिक कंपनियों का शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया हुआ है, जिसके बारे में हम विस्तृत रूप से अगले स्लाइड में जानेंगे। BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कंपनी है और यह भारतीय सेना के लिए बड़े बड़े मशीन और टैंक बनाने में मदद करती है। इसके अलावा देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भारत के लिए लड़ाकू विमान बनाती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि तेजस जो LCA है, LCA मतलब लाइट एयरक्राफ्ट कॉम्बैट, ये LCA जिसका नाम तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तेजस नाम दिया था, इसका निर्माण हॉल द्वारा ही किया गया। अभी वर्तमान में जो राफेल विमान सौदा है, उसमें भी ये हॉल के बारे में चर्चा में रहा था, क्योंकि हॉल के तथाकथित बयानों से यह पता चला था कि उन्होंने बोला था कि हम जो राफेल विमान जैसा नहीं बना सकते हैं। और जैसे एक आलू चिप्स बनाने वाली कंपनी अनिल अंबानी की जो कंपनी थी, उसका मिल गया कि वो राफेल जैसे विमानों का स्वदेशी तकनीक से बनाए उसके आधार पर, जबकि हॉल के पास जब वो तेजस बना सकती थी तो राफेल जैसा विमान भी बना सकते थे। इस मामले में चर्चा में रहा था। इसके अलावा देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो भी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक सामग्री बनता है भारतीय सेना के लिए, उसमें ये भारत सरकार की जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, तो ये सहयोग करती है। इसके अलावा देखिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ये मिसाइल और जितने भी प्रकार के लड़ाकू विमान बनते हैं तो उनमें DRDO को मदद करती है। इसके अलावा और भी देखिए, ये देखिए मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड MDL, गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड,
और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ये 4 जो शिपयार्ड लिमिटेड है जो पानी का जहाज़ बनाती है, या भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, ये 4 कंपनियां जो कि DRDO के साथ मिलकर जो पनडुब्बी से लेकर युद्धपोत तक का निर्माण करती है। हालांकि युद्धपोत बनाने के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं है, विदेशों से आयात करना पड़ता है, जैसे INS अरिहंत, INS कलकत्ता, INS मिसाइल गॉर्स्कोप, इस प्रकार के कई सारे युद्धपोत हैं जो कि विदेशों से मंगाए गए हैं, परंतु भारत भी इस क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा एक है मिश्र धातु निगम लिमिटेड मिधानी, तो ये भी एलॉय बनाने का काम करती है। कई सारे रक्षा उपकरणों में एलॉय की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका ये काम करती है। अब DRDO की उपलब्धियों की बात करें तो DRDO की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो वो 1974 में जो पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था, तो उसमें DRDO की विशेष भूमिका रही थी। और उसी के बाद ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध मुस्कुराए, और जैसा कि कहा गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा कि यह शांति का अस्त्र है, एक तरह से इससे इस क्षेत्र में शांति स्थापित होगी, क्योंकि भारत का सामरिक ज़रूरत इस प्रकार से था, और चूँकि उससे तुरंत पहले 1962 में चाइना के युद्ध हो चुका था, तो इस क्रम में भारत को अपनी सुरक्षा के लिए इस प्रकार का ज़रूरत पड़ गया था कि परमाणु परीक्षण करे, और तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद भी परमाणु परीक्षण किया गया था, और कई कठोर आर्थिक प्रतिबंध भी झेलने पड़े थे। और उसी प्रकार देखें पोखरण 2, तो ये भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन में ही, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे 1998 में, तब जो है परमाणु परीक्षण किया गया था। और इस तरह से पूरी दुनिया में भारत जो है 5 जो परमाणु संपन्न देश हैं P5, उसके अलावे भारत 6ठी परमाणु शक्ति का दर्जा हासिल किया था। और हालांकि कुछ दिन बाद जो है पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया था, और वो 7वां देश बना था। अभी कई देशों के पास परमाणु हथियार हैं जिनमें। इसके अलावा देखें तो मिसाइल, और मिसाइल में एक से एक बढ़कर मिसाइल भारत के पास, जैसे पृथ्वी है, अग्नि की 5 श्रृंखलाएँ हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 तक का निर्माण हो गया है, और भारतीय सेना में सम्मिलित भी कर लिया गया है, और एक 6 का निर्माण हो रहा है। तो इनमें से ये 4 1 2 3 4, तो ये ICBM तकनीक पर है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और 6ठा जो होगा विशुद्ध रूप से ICBM होगा, जिसकी मारक क्षमता 6000 से 8000 किलोमीटर तक होगी। और इसके अलावा हम देखें तो युद्धक टैंक में कई प्रकार के युद्धक टैंक बनाए गए हैं, वाहन एवं अस्त्र में देखें तो अर्जुन टैंक है, भीष्म टैंक है, कर्ण टैंक है, स्वचालित तो भीम है, अजय टैंक है, अभय टैंक, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जो रॉकेट लॉन्चर होता है तो एक साथ कई रॉकेट को ये लॉन्च कर सकता है विभिन्न दिशाओं में। तो ये इसका नाम पिनाका है, इसका हाल फिलहाल में ही आविष्कार किया गया है, बनाया गया, भारतीय सेना में शामिल किया गया। इसके बाद कावेरी इंजन, सचल पुल सर्वत्र, ये सर्वत्र नामक सचल पुल है, जिसको आपात स्थिति में कहीं भी सेना द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। किसी नदी को पार करने के लिए या एक पहाड़ के दूसरी पहाड़ की तरफ जाने के लिए ब्रिज बनाए, अस्थायी रूप से ब्रिज या पुल बनाए जाने की ज़रूरत नहीं है। ये रेडीमेड पुल है जिसको कि बनाकर इस पार से उस पार जाया जा सकता है। इसके अलावा देखिए चल ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स, यह एक वाहन है बसनुमा, और उसी में ऑपरेशन थिएटर है, सारे डॉक्टर और नर्सेज वगैरह उसमें रहते हैं, और युद्ध क्षेत्र में भी ये ऑपरेशन थिएटर को ले जाया जा सकता है और वहाँ पर घायल सैनिकों का इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा मिसाइल लॉन्चिंग व्हीकल, तो मिसाइल को लॉन्च करने वाले जो व्हीकल होते हैं, छोटे छोटे मिसाइल जो कम दूरी की मारक क्षमता वाले होते हैं, तो उसको युद्ध क्षेत्र से भी लॉन्च किया जा सकता है। उसके अलावा सब मशीन कार्बाइन, जो कार्बाइन एक प्रकार का हथियार है वो, फिर LMG लाइट मशीन गन, ये थोड़ा सा बड़ा हथियार है। उसके बाद इंसास, ये स्वदेश द्वारा निर्मित इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, ये बनाया गया DRDO द्वारा। हालांकि इसको भारतीय सेना ने रिजेक्ट कर दिया है, फिलहाल ये पैरामिलिट्री फोर्स के लिए उपयोग में आता है। और कई प्रकार के राइफल, तो ये तमाम सारे जो है साजो सामान DRDO बनाती है। इसके अलावा देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बात करें तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण उपकरण है वो रडार है। तो रडार में देखिए तो राजेंद्र
इंद्र, रेवती, रोहिणी, ये सारे रडार हैं जो भारतीय सेना को लगातार मजबूती प्रदान कर रहा है। इसके अलावा एक पूरे सेना के लिए, प्रत्येक सेना के लिए एक रडार सिस्टम का भी विकास किया गया है। तो उस रडार सिस्टम को देखें तो थल सेना के लिए संयुक्ता, नौसेना के लिए संग्रह और वायुसेना के लिए अश्लेषा या फिर टेम्पेस्ट भी बोल सकते हैं। ये सारे रडार हैं जो कि नवीनतम टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। इसके अलावा ये अवाक्स हैं। अवाक्स एक प्रकार की तकनीक है जो एयरबोर्न सर्विलांस वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। इसका फुल फॉर्म, अवाक्स का फुल फॉर्म एयरबोर्न सर्विलांस वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। यह भी एक प्रकार का रडार है और यह रडार जस्ट लाइक जो फाल्कन रडार है, भारत को जो इजराइल से मिला है फाल्कन रडार, तो उसमें इस तकनीक का प्रयोग किया गया है। तो ये अवाक्स का आविष्कार हो जाने के बाद भारत में DRDO खुद भी फाल्कन रडार जैसे जो सैन्य सामग्री है, जो रडार है, उसका निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा WLR वेपन्स लोकेटिंग रडार है। ये कहीं भी छुपे हुए हथियारों को खोज सकता है, ढूंढ सकता है। इसके अलावा BFSR बैटल फील्ड सर्विलांस रडार, युद्ध क्षेत्र में कहाँ उसका स्थिति का जायजा लेने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, कहाँ क्या चल रहा है। इसके अलावा लिकोविसेट और TDU 2 उपकरण हैं जो कि कम्युनिकेशन को और अधिक बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम जो रक्षा प्रौद्योगिकी है, तो रक्षा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत DRDO के द्वारा क्या किया जा रहा है और क्या क्या किए हैं भारतीय सेना को मजबूती प्रदान करने के लिए, तो भारतीय प्रतिरक्षा प्रणाली के अंतर्गत ये जो दूसरा वीडियो है इसमें इस पर चर्चा किया गया। अब हम तीसरा वीडियो पर जो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वार प्रोग्राम है, यह बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, नवीनतम है, इसलिए इसको जानना है। और इसके अलावे हम भारत का जो NVC कार्यक्रम है, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स प्रोग्राम, तो उस पर चर्चा करेंगे इंडियन प्रतिरक्षा प्रणाली का तीसरा वीडियो में। आज यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।